नमस्कार, खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से हम जानकारी मिल रही है, देहरादून में छात्र गुटबाजी पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। गुटबाजी करने वाले छात्रों की अब पहचान होगी। झगड़े मारपीट पर तुरंत अब मुकदमा दर्ज होगा। तो ये हम जानकारी मिल रही है देहरादून से, जहां पर गुटबाजी को लेकर अब पुलिस जो है वो सख्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि झगड़े और मारपीट के जो मामले हैं वो अक्सर सामने आते हैं। गुटबाजी में घटनाएं इतनी गंभीर हो जाती हैं कि जान तक चली जाती है, लेकिन इसको लेकर के अब पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। हॉस्टल पीजी संचालकों की जिम्मेदारियां भी तय करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो रात में घूमने वाले छात्र हैं उन पर पुलिस की नजर रहेगी। होटल में, रेस्टोरेंट में किसी विवाद होता है तो उस पर संचालकों की जांच भी होगी। इसके अलावा थाना प्रभारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी अगर ऐसी कोई लापरवाही सामने आती है तो ये हम जानकारी आपको गुटबाजी को लेकर दे रहे हैं, जहां पर अक्सर छात्र के गुट बन जाते हैं और उन गुटों में अक्सर झगड़े होते हैं। झगड़े की वजह से मामले इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कई बार जो घटनाएं हैं वो बहुत गंभीर और बड़े स्तर पर पहुंच जाती है। जैसा कि हमने अभी वाराणसी के यूपी कॉलेज में देखा था, जहां पर गुटबाजी के चलते एक युवक को गोली मार दी गई और उसके बाद वहां का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। तो उसी को देखते हुए अब उत्तराखंड के अंदर भी, खासकर देहरादून में, गुटबाजी करने वाले छात्रों की पहचान होगी, जिससे कानून व्यवस्था में किसी तरीके का कोई लैप्स ना हो, कोई चूक ना हो। इसको लेकर अब झगड़ा हो, मारपीट हो, तुरंत मुकदमा दर्ज होगा और रात में घूमने वाले छात्रों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा जो हॉस्टल पीजी चला रहे संचालक, उनकी जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर रात में घूमने वालों पर अब पुलिस सख्त होती हुई नजर आ रही है। छात्रों पर अब सख्ती होगी, गुटबाजी नहीं चलेगी देहरादून में। कॉलेज में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उन पर अब सख्त होती हुई नजर आ रही है देहरादून पुलिस, जहां पर किसी भी तरीके की जो गुटबाजी है अब उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा जो लापरवाही करेंगे थाना प्रभारी, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। तो देहरादून में छात्र गुटबाजी पर पुलिस सख्त नजर आ रही है। अब छात्रों की गुटबाजियां देखने को नहीं मिलेगी। अक्सर देखते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में छात्रों के गुट बन जाते हैं और फिर किसी न किसी बात को लेकर आए दिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में झगड़ा होता है। सड़कों पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े करती है। और इसके बाद कुछ छात्रों को निशाना बनाया जाता है और वर्चस्व की जंग में ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 2026 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 19 अप्रैल से शुरू हो रही यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर की जा रही ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि सड़कों के सुदृढ़ीकरण, पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात और सुरक्षा प्रबंधन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा मार्गों पर सभी मूलभूत सुविधाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं। चार धाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चार धाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारी यात्रा लगभग 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय तक बाधित हुई थी, काफ़ी आपदा आई थी, और उसके बावजूद भी 51 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे और 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक चार धाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक आने वाले यात्री, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वैसे तो यात्रा क्योंकि ऐसा भौगोलिक परिक्षेत्र है, उसमें चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि सबके लिए यात्रा एक सुरक्षित यात्रा हो। और मैं सभी तीर्थयात्रियों को जो दर्शन के लिए आ रहे हैं उनके दर्शन हों, और जो भी तीर्थयात्री देवभूमि उत्तराखंड
यात्रा के लिए आएंगे, 4 धामों के दर्शन के लिए आएंगे, उनका दर्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। हम एक यात्री के दर्शन हों, यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। और आपदा एवं परिस्थितियों के आकलन के अनुसार प्रशासन यात्रा को समय समय पर सूचनाएं भी प्रेषित करेगा और आवश्यक दिशा निर्देश भी देता रहेगा। सामान्य यात्रा में कोई भी इस प्रकार की कैपिंग की निर्देश नहीं है। जो भी यहाँ आएंगे उन सभी को हम संपूर्ण रूप से उनके दर्शन कराने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो हमारे अतिथि गृह हैं, उन अतिथि गृहों में अभी तक 5 करोड़ रुपए से अधिक की एडवांस बुकिंग भी लोगों ने करा ली है और इसके निमित्त सभी व्यवस्थाएं हमारे सभी अतिथि गृह, होटल व्यवसायी, अन्य जो हमारे ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, संचालक हैं, सभी से लगातार हमारा प्रशासन का लगातार संवाद भी चल रहा है। और मैं भी यात्रा की समीक्षा के लिए यात्रा से पहले मैं भी कोशिश करूँगा कि हर जगह समीक्षा भी करूँ और जाऊँ भी। नहीं, सामान्य स्थितियों में कोई कैपिंग नहीं है और जो भी यात्री यहाँ आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, उन सभी के दर्शन हो ये हमारी प्रशासन सुनिश्चित करेगा, हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। हाँ, ये जरूर है कि दर्शन व्यवस्था के अनुसार होंगे, लेकिन सभी के दर्शन होंगे, क्योंकि सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। चारधाम यात्रा देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निष्कासन कार्य किया गया। पहले चरण में 60 किलो शहद निकाला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास परिसर और आसपास के क्षेत्र में 3B गार्डन विकसित करने की दिशा में काम किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मौन पालन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में फूलों की प्रजातियां हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन में सहायक हैं। मुख्यमंत्री ने पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय गुण वाला शहद तैयार करने के लिए लोगों को प्रेरित करने पर जोर दिया। देहरादून में USDMA में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि AI को सहयोगी के रूप में अपनाकर आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कार्यशाला में मौसम पूर्वानुमान, बाढ़, भूस्खलन आकलन और रियल टाइम डेटा एनालिसिस में AI की भूमिका पर चर्चा हुई। अधिकारियों को आधुनिक तकनीक के जिम्मेदार उपयोग और आपदा प्रबंधन में इसके बेहतर इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया गया। खबर चंपावत से है, जहां जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जिले के चारों विकासखंडों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना और एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराना था। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर आयोजित शिविरों में चिकित्सा, वन, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पशुपालन, विद्युत समेत कई विभागों ने स्टॉल लगाए। शिविरों में BPL प्रमाण पत्र जारी किए गए। विधवा, दिव्यांग एवं वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन स्वीकृत किए गए। इन शिविरों में सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया और अपनी समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया। शासन के निर्देशानुसार शासन के सरकार के 4 साल पूरे होने पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज विकासखंड लोहाघाट कार्यालय में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और जो भी ग्रामीण आ रहे हैं उनको विभागीय जानकारी दी जा रही है। और इसमें आज मुख्यतः स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन था, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेद के भी आए हैं, तो उसमें लोग जनता का फ़ायदा उठा रही है, अपने स्वास्थ्य का चेकअप भी कर रही है। हाँ, शिविर का फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि एक ही छत के नीचे सभी विभागों का कर्मचारी मिल जा रहे हैं, तो उसका लोग लाभ उठा रहे हैं। मौसम में हो रहे लगातार बदलाव का सबसे ज़्यादा असर अब बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में इन दिनों सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल फीवर और डायरिया से पीड़ित बच्चों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक तापमान में उतार चढ़ाव बच्चों और बुजुर्गों के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, जिससे वे संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। विकास नगर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मंजू राणा का कहना है कि इन दिनों
वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सर्दी खांसी के साथ साथ डायरिया के केस भी लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों ने अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आजकल हमारे पास जो ओपीडी आ रही है, काफी मिक्स तरह की ओपीडी हमें हमें देखने को मिल रही है, जिसमें खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त ये सब भी आ रहा है। क्योंकि मौसम बदल रहा है, कहीं कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, तो एलर्जी वाले जो पेशेंट्स हैं वो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो खांसी करते हुए और जुकाम के साथ आ रहे हैं। खांसी थोड़ा लंबा भी चल रही है, क्योंकि हवा चल रही है, तो पोलन्स वगैरह, डस्ट वगैरह एनवायरनमेंट में भी है। दूसरा, क्योंकि मौसम कभी गर्म पड़ हो रहा है ज्यादा, तो उल्टी दस्त के केसेस भी कुछ आज देखने को मिल पा रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग यही सलाह दे रहे हैं लोगों को कि साफ पानी पिएं, अच्छे से हाथ वगैरह जो है प्रॉपरली वॉश करें, और पानी का सेवन थोड़ा ज्यादा करें, हाइड्रेशन मेंटेन करें, और सफाई का, खासकर बच्चों में सफाई का ध्यान रखा जाए, ताकि वो उल्टी और दस्त से बचा जा सके। खबर चंपावत से है, जहां लोहाघाट ब्लॉक के पंचेश्वर में बीते मंगलवार शाम करीब 4 बजे गुलदार ने रिवर ट्रेल कैंप में सिक्किम निवासी इयान पर हमला बोल दिया। हमला वन विभाग की टीम के सामने हुआ, जिसमें इयान गंभीर रूप से घायल हो गया। कैंप स्वामी डैनियल और स्थानीय युवकों ने बताया कि दोपहर से गुलदार कैंप के आसपास मंडरा रहा था। घायल को लोहाघाट उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चंपावत जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन चेहरे और शरीर पर गहरे घाव हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से गुलदार को तुरंत पकड़ने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। ये पंचेश्वर से आए हैं, इंसान हैं, वहाँ पे ये कार्य कर रहे थे, और जैसे कि इनके साथ वालों ने बताया है कि ये बाथरूम में जा रहे थे, वहाँ पहले से लिपर्ड बैठा हुआ था, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। तो अटैक के बाद वैसे वाइटल्स तो स्टेबल हैं, हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा दे दिया है, और इनके राइट फोर आर्म में बड़ा उसका क्रॉस का निशान है, जहाँ पे उसके पंजे लगे हैं। उसके अलावा लेफ्ट हैंड में इसके फोर हैंड में आगे की तरफ पूरा उसके दांत के निशान है। फिलहाल पेशेंट स्टेबल है। आगे इम्यूनोग्लोबिन के लिए और सर्जन के रेफरेंस के लिए हम इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करें। सर्वप्रथम एक बॉडी आ रही थी पुल्ला क्षेत्र से, गेस्ट हाउस से नीचे को जा रही थी, तो आगे रास्ते में पहले एक जो शव यात्रा वाले लोग थे उनमें अटैक किया। उसके बाद वो लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने हल्ला उल्ला करके भाग गया, नीचे को भाग गया। तो उसके बाद करीब 1 बजे की घटना है ये। फिर हमारे कैंप में पहुंचा तो वहाँ पहले हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, बट कुछ नहीं हुआ, हम लोग भाग गए थे अंदर। फिर उसके बाद ये भाग गया वहाँ से, काफ़ी देर रहा टेंट में, हमारे टेंट फाड़े इसने, टेंट के अंदर भी रहा। और उसके बाद फिर ये हमारे टेंट से ऊपर को चले गया हमें दिखाने। फिर फाइनली करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हमारे गेस्ट टॉयलेट के लिए गए, तो टॉयलेट के अंदर बैठा था, हमने देखा नहीं था इसको, तो उन पे ऊपर अटैक कर दिया। हाँ, अटैक के वक्त हाँ पहुंच गए थे वो लोग, उनके सामने ही अटैक हुआ है। वो भी हेल्प किया हल्ला हुल्ला करने में। अभी वनकर्मी भी वहीं पर हैं, मौजूद हैं, कैंप में ही बैठे। अभी तो अंडर कंट्रोल है, बट अब कह कुछ नहीं सकते, नियर बाई होगा कहीं ना कहीं वो, लेकिन लगी है फॉरेस्ट वहाँ पर अभी। टैग यही हुआ कि वो लेपर्ड पहले आया अपने कैंप में, हम लोग छुप गए, अंदर घुस गए। वो आया, उसने थोड़ा तोड़फोड़ करा, फिर वो भाग गया। हमें लगा वो भाग गया, पर वो एक्चुअली जाके बाथरूम के अंदर छुप गया। फिर 1-1.5 घंटे बाद हम लोग, अपने जो मेरा फ्रेंड है वो गया बाथरूम के पास। जैसे ही वो गया सीधा उसने अटैक करा, एंड मतलब हाथ में काट लिया, सिर में काट लिया, गले में काट लिया, वो सब तो काटा ही है, वो आपने देखा ही है। बट 100% पंचेश्वर में मैं काफ़ी साल से रह रहा हूँ, आई हैव नेवर सीन कि a leopard attack like this or behave like this. ये normal leopard नहीं है, this is a captured leopard which has been kept in a cage, and when leopards are kept in a cage they get that trauma. This leopard 100% had trauma. It is not a wild leopard, it's a captured leopard. विभाग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसको आप कैप्चर करिए, जैसे भी करिए, whatever you do, but leopards like this should not be there in the open. If you have captured a leopard and the leopard is injured, so then you should either, just put him down or do whatever is right for humanity. बना हुआ है, खतरा तो है ही। आप ह्यूमन की लाइफ ज़्यादा रहेगी या any animal, then that's up to the forest department what they feel, what is more important, and what has more weightage. For me, a human life is much
more valuable than a life of a leopard, that too which is injured and which is attacking people. So rest they can take care. और चलिए इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लक्ष्मण बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से लगातार गुलदारों के हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो इस घटना में भी हमने देखा किस तरीके से बता रहे थे कि पहले से ही जो है वो बैठा हुआ था लेपर्ड वहां पर, तो क्या इस पूरे घटना में निकलकर सामने आया और प्रशासन के लोग अब इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो लोहाघाट क्षेत्र में गुलदार या तेंदुए का जो है हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं। 3 दिन के भीतर ये दूसरी घटना है। घटना जो है ये एकदम सीमांत क्षेत्र पंचेश्वर की है, जहाँ जो ट्रेनिंग कैंप रहते हैं एंगलिंग के, तो वो एक कैंप था। तो इस कैंप में जो है पहले तो लेपर्ड के द्वारा जो बताया गया, जो सौदा करने यात्री आए थे उन पर हमला करने का प्रयास किया गया था, तो उसके बाद उनके द्वारा भगाया गया। तो ये सीधे जो कैंप है ये कैंप में आया, उसके बाद जो है चुपचाप वहां जाकर उनके बाथरूम में छुप गया। तो जो ये व्यक्ति है ये बाथरूम जा रहे थे, तो अचानक से लेपर्ड ने बाथरूम से निकलकर उन पर हमला कर दिया। ये सिक्किम के व्यक्ति हैं, सिक्किम से जो यहाँ आए थे कैंप में, तो घायल हो गए गंभीर रूप से, जिन्हें लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ से रेफर कर दिया गया चंबा जिला चिकित्सालय। जी तो लक्ष्मण, अभी फिलहाल क्या उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है? जी हालत ठीक है। जो डॉक्टर राठी चिकित्सा अधीक्षक, उनके द्वारा बताया गया कि स्थिति उनकी खतरे से बाहर है, लेकिन अच्छे उपचार के लिए उनको जो है रेफर किया जा रहा है। जी लेकिन खतरा पूरा है। 2 दिन में तीसरी घटना, और ये सबसे बड़ी बात है कि वन विभाग की टीम के सामने ये हमला हुआ है। वन विभाग की टीम वहीं पर मौजूद थी जब ये लेपर्ड ने हमला किया। जी चलिए लक्ष्मण, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में आबकारी नीति और नए शराब लाइसेंस को लेकर सियासत अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंच से दिए गए बयान और नई दुकानों को जारी किए गए लाइसेंस के बाद विवाद और गहरा हो गया है। एक और मुख्यमंत्री अपनी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को पारदर्शिता, सख्त फैसलों और बढ़े हुए राजस्व के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इन फैसलों को जन विरोधी बता रही है। उत्तराखंड में 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में शराब के लाइसेंस देने की प्रक्रिया भ्रष्टाचार से घिरी हुई थी। पूरे सिस्टम का इस्तेमाल निजी स्वार्थों के लिए किया जाता था और राज्य को मिलने वाले राजस्व की भी अनदेखी होती थी। जबकि मौजूदा सरकार ने नीतिगत सुधारों और सख्त फैसलों के जरिए इस व्यवस्था को बदला है। मुख्यमंत्री का दावा है कि आज आबकारी और खनन जैसे क्षेत्रों से राज्य को 4 से 5 गुना तक अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है, जो सीधे विकास कार्यों में लगाया जा रहा है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। बात की जाती थी, वैसे कांग्रेस के समय में कैसे उस समय में शराब के लाइसेंस देने के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल चलता था और पूरे तंत्र को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले राजस्व को भी ये कैसे डकार दिया करते थे। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार द्वारा सख्त और पारदर्शी निर्णयों का परिणाम है कि आबकारी और खनन जैसे विभागों से भी राज्य को पहले की तुलना में कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के दावों को मजबूती देते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने भी सरकार की नीति का बचाव किया। उनका कहना है कि पारदर्शी नीतियों और सख्त फैसलों का ही नतीजा है कि राज्य को आबकारी और खनन से रिकॉर्ड राजस्व मिला है। उन्होंने साफ किया कि नई शराब दुकानों के लाइसेंस किसी दबाव में नहीं, बल्कि राज्य हित को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। बीजेपी का दावा है कि अगर पिछले कांग्रेस कार्यकाल से तुलना की जाए तो राजस्व में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल ये राजनीतिक बौखलाहट है। देखिए, प्रदेश के हित के लिए, उत्तराखंड राज्य के हित के लिए जो सबसे अच्छा और बेहतर हो सकता है, वो सब काम हमारी उत्तराखंड की सरकार कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। और प्रदेश का राजस्व अगर पिछले कांग्रेस कार्यकाल की अगर हम बात करें, चाहे आबकारी की बात करें, चाहे खनन की बात करें, अगर 4 से 5 गुना हमने राजस्व प्रदेश का बढ़ाया है, हमारे राज्य को आर्थिक लाभ हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी नीतियों का ही परिणाम है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों का परिणाम है कि आज 4 से 5 गुना आबकारी और खनन में हमको राजस्व प्राप्त हुआ है। इसलिए ये नीतियाँ अच्छी हैं, इसलिए हमको राजस्व प्राप्त हो रहा है। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है।
केवल हैरान और परेशान होकर के बौखलाहट में इस तरह से बयानबाजी कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता ने उनको नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ 2027 के लिए जनता खड़ी है, इसलिए वो परेशान है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरी नीति और नए लाइसेंसों को लेकर लगातार हमलावर बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कुमाऊं मंडल में 55 नई शराब की दुकान खोलने के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे जन विरोधी करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित है, जबकि इसके सामाजिक प्रभाव को नजरअंदाज किया जा रहा है। गोदियाल ने चंपावत और पिथौरागढ़ में नई दुकानों का उदाहरण देते हुए पूछा कि आखिर सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान को किस दिशा में ले जाना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। कितनी अफसोसजनक और निंदनीय बात है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश में शराब की तिजारत नजर आ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का और कोई विवेक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप जिस जिले से चुनकर आए हैं, अकेले एक छोटे से जिले चंपावत में 4 दुकानें आपने वहां स्वीकृत की, 15 दुकानें पिथौरागढ़ में आपने स्वीकृत की। क्या आखिर इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? और वो लोग, वो सांसदगण जो चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको क्या अपनी रीढ़ पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री जी को प्रश्न पूछने का उनके अंदर मादा नहीं है? ये पूछा जाना चाहिए उन सांसदों के द्वारा मुख्यमंत्री को कि इस प्रदेश को आप कहां लेके जा रहे हैं। उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शराब नीति को लेकर बहस है और पहाड़ के लोगों में आक्रोश है। उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में शराब और नशाखोरी के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन वक्त के साथ उग्र हो गया है, जो नई शराब की दुकानों का विरोध कर रही हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के कई गाँवों में शराब बेचने व परोसने पर प्रतिबंध लगा है। इतना ही नहीं, कई गाँवों में तो बैठक कर निर्णय लिया गया है कि उल्लंघन करने वालों पर 11,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा और सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें 2 हिस्सों में बटी साफ नजर आ रही है। एक तरफ सरकार है जो राजस्व और विकास को अपनी नीति की सफलता बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा मान रहा है। शराब नीति पर छिड़ी ये सियासी जंग अब और तेज होती दिख रही है। अब देखना होगा कि ये बहस बयानबाजी तक सीमित रहती है या फिर इसका असर सड़कों से लेकर चुनावी मैदान तक दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी हम जानकारियों के लिए बने रहिए हॉर्नेबल टीवी के साथ। नमस्कार।